बार बजट पर कैसा होगा जनता का रिएक्शन और साथ ही सबसे बड़े एक्सपर्ट्स का बजट पर सटीक विश्लेषण। देखिए बजट 2016 29 फरवरी को दिन भर सिर्फ CNBC आवाज पर। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत। आज सभी की नजरें बजट पर टिकी हुई है। कैसा होगा बजट, किन किन को खुश कर पाएंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली। अगले 1 घंटे के बजट स्पेशल शो में हम रखेंगे बजट और बाजार के हर पहलू पर नजर। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। बजट की उम्मीदों के अलावा बजट के पहले और बाद में शानदार कमाई के लिए कहां लगाएं पैसा, देखिए आज पूरे दिन सिर्फ आपके भरोसेमंद चैनल CNBC आवाज पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस पर एक नजर। बजट का काउंटडाउन शुरू। सुबह 11 बजे लोकसभा में वित्त मंत्री पेश करेंगे आम बजट। दोपहर 3:30 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज बजट पर CNBC आवाज पर होगी सबसे बड़ी कवरेज। लगेगा दिग्गजों का जमावड़ा। विशेषज्ञों का पैनल समझाएगा बजट की बारीकियां। आम बजट को लेकर 7वें आसमान पर जनता और बाजार की उम्मीदें। टैक्स में छूट बढ़ाने और घर का सपना पूरा करने की मांग। JP एसोसिएट्स ने अल्ट्राटेक सीमेंट के बेचे 2 सीमेंट प्लांट। मध्य प्रदेश में 5,400 करोड़ रुपए में बेचने का करार। कर्ज घटाने में होगी पूंजी का इस्तेमाल। और पूर्व CAG अध्यक्ष विनोद राय को सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन किया नियुक्त। सरकारी बैंकों के बेहतर मैनेजमेंट के लिए बना बैंक बोर्ड ब्यूरो। इस बड़े दिन पर आपको बजट की हर बारीकी हम बताएंगे। बाजार को क्या मिल सकता है और बाजार को किस बात की चिंता सता रही है, ये हम जानेंगे हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी और मेरे सहयोगी हेमंत घई से। कॉर्पोरेट्स और आम आदमी को क्या मिलेगा, ये जानेंगे हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। और प्रियंका संभव से बैंकों को क्या मिल सकता है, ये बताएंगे हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पांड्या। डिम्पी कालरा से जानेंगे दिग्गज ब्रोकरेजेस की सलाह क्या है। और पूजा त्रिपाठी बताएंगी कि बाजार का पिछला बजट से इस बजट तक प्रदर्शन कैसा रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे SGX निफ्टी के किस तरह के संकेत आ रहे हैं। सोमवार की सुबह SGX निफ्टी में कमजोरी के साथ ट्रेड होता हुआ 0.5% के आसपास का दबाव आपकी स्क्रीन पर। दरअसल हमने देखा ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में, खासतौर पर अमेरिका में ऊपरी स्तरों में शुरुआत जरूर हुई थी शुक्रवार को, लेकिन वो मोमेंटम टिक नहीं पाया और ऑलमोस्ट फ्लैट या फिर कहें हल्के लाल निशान में जाके अमेरिकन मार्केट्स, खासतौर पे डाउ और S&P फ्राइडे को क्लोज हुए। उसी के चलते हम देख रहे हैं थोड़ा सा प्रेशर आज एशिया में देखने को मिल रहा है। और आज इस इंपॉर्टेंट दिन जब आज हमारा बजट पेश होने वाला है, ग्लोबल क्यूज थोड़े से कमजोर आपको नजर आएंगे। एटलीस्ट SGX निफ्टी दर्शा रहा है कि आज थोड़ी सी कमजोरी के साथ शुरुआत होगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आज के दिन भारतीय बाजारों में कैसा माहौल बनता हुआ दिखाई देगा, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्यूज मिल रहा है। अनिल, इसी पर मैं पहली राय लेना चाहूंगी, इससे पहले कि हम समझे कि बजट कैसा रहेगा बाजार के लिए। आज जो ओपनिंग ट्रेड रह सकता है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को देखकर, पिछले हफ्ते जो बाजार में वॉलेटिलिटी रही है उसको देखकर क्या स्थिति उभर कर आएगी? अब से लेकर 11 बजे मेरे सामने लगा है ना, से कमजोर रहेंगे और 11 बजे के बाद शायद फिर बजट के जो भी प्रोविजन हो उस पर रिएक्शन होंगे और वो भी उस तरह से होंगे कि सबसे पहले आप रिएक्शन देखेंगे फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े पर। जैसे ये आंकड़ा 3.5% के आसपास का आता है, बाजार खुश होगा। जैसे ही ये आंकड़ा उससे बढ़कर आता है, बाजार का नेगेटिव रिएक्शन स्टार्ट होगा। उसके बाद मार्केट देखेगा नेट बोरोइंग और ग्रॉस बोरोइंग के आंकड़ों को, और उसके बाद एक एक प्रोविजन पर नजर आएगी कि किस तरह के कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं और साथ ही लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए बाजार की क्या घोषणा होती है। तो इन तमाम चीजों पर बाजार 1 by 1। अनिल, आपसे हम फिर से राय लेंगे कि किस तरह का मूड और रुझान रहेगा, लेकिन एक क्विक टेक चेक भी ले लेते हैं। मनोज सचदेवा हमारे साथ लाइन पर है। मनोज, 7,029 पर निफ्टी की समाप्ति पिछले सत्र में देखने को मिली थी। उम्मीदों तो ढेर सारी हैं, लेकिन बहुत ही कम एक्सपेक्टेशंस के साथ हमने पोजीशन रखी है बाजार में। तो आज आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? 11 बजे तक पहले बताइए क्या रणनीति होनी चाहिए। मॉर्निंग हर्षिता जी, अगर निफ्टी में देखें तो एक रेंज निकल के आ रही है, नीचे में 6950 और ऊपर में 7250। मोस्ट प्रॉब्ली आज जो है अपर रेंज ब्रेक होनी चाहिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए 7000 के स्टॉप लॉस से निफ्टी को बाय कर सकते हैं
7130 का एक पहला टारगेट होगा। अगर इसको क्रॉस करता है तो ऊपर में 7200 तक देख सकते हैं। मुझे अगर आप ये भी समझा सके, ये पॉजिटिव जोन आप कह रहे हैं कि 7130, अगर बाजार अगर बजट में ऐसे कुछ आता है जो बाजार को पसंद नहीं आता है, समझिए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पर वो नेगेटिव खबर आती है जिसका सबसे ज्यादा डर है, कितना टूट सकता है और निचले लेवल्स तक अगर किसी ने स्टॉप लॉस लगाना है, वर्स्ट केस सिनेरियो में किन लेवल्स की तैयारी होनी चाहिए? वर्स्ट केस में जो है 6950 का शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो नीचे में निफ्टी जो है 6810 तक जा सकता है। ओके, चलिए फिर निफ्टी में आज खरीदारी करने की सलाह, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। लेकिन अनिल आप कह रहे थे सबसे इंपॉर्टेंट वित्तीय घाटे का आंकड़ा होगा 3.5% का। इसके अलावा मेरे ख्याल से जो हर्षा कह रही थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, कोई भी बदलाव, कोई भी समय सीमा बढ़ाने की बात होगी तो एक धक्का लगने वाला है। तो 11 बजे से पहले किस तरह का ट्रेड एक्सपेक्ट करूं? देखिए 11 के पहले तो बाजार कमजोर रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 6900 7100 एक छोटी ट्रेडिंग रेंज है, और बड़ी ट्रेडिंग रेंज लेना चाहें बाजार के लिए तो नीचे की तरफ 6750 6800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अनलेस की बजट में बहुत ही कुछ खराब आ जाए तो उस रेंज को हम तोड़ेंगे, अदरवाइज 6750 6800 भले वो नए 52 वीक लो होंगे लेकिन वहां पर सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। और ऊपरी स्तर पर 7250 के आसपास जाकर बाजार अटकेगा। ये बड़ी ट्रेडिंग रेंज निकल कर आती है। लेकिन जहां तक बाजार की उम्मीदों का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि बाजार के लिए सबसे अहमियत रखने वाली बात आज के लिए वही होगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की। अगर इसे किसी भी तरह से टैक्स को लागू किया जाता है, बाजार इस पर बड़ा नेगेटिव रिएक्शन देगा। अगर टैक्स लागू न किया जाए और यह कहा जाए कि इसे 1 साल से 3 साल तक किया जाएगा तो उस पर अब थोड़ा सा मामूली नेगेटिव रिएक्शन होगा। साथ ही अगर ये कहा जाए कि पुरानी डेट से लागू किए जाएंगे, अगर आपने पहले इन्वेस्टमेंट कर दिए तब भी लागू होंगे तो वो और भी ज्यादा नेगेटिव होगा। अगर वित्त मंत्री ये कहे कि चलिए हम लागू कर रहे हैं लेकिन आगे की डेट से होगा तो शायद बाजार परेशान तो होगा लेकिन उतना नहीं। लेकिन इन सबका कॉम्पनसेशन आशीष तभी हो सकता है जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लेकर आए लेकिन साथ में एसटीटी हटा दें। अगर एसटीटी हटा दे तो फिर बाजार उसे उतना नेगेटिव नहीं लगा। दूसरी बात, वायदा कारोबार में एसटीटी बढ़ाने की बात भी दबे जवान से की जा रही, तो अगर वो हो जाता है तो नेगेटिव होगा। और तीसरी बात जो सबसे ज्यादा बाजार अहमियत देखेगा वो ये कि क्या स्पेंडिंग इस तरह से बढ़ती है कि जिससे ग्रोथ को बढ़ावा मिले। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट, और पता नहीं बहुत ज्यादा नर्वस है बाजार इस बात को लेकर, और कई ज्यादातर लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में अगर वो समय सीमा बढ़ा दी जाती है तो वाकई एक धक्का होने वाला है सेंटिमेंट्स पे। मैं इनफैक्ट इसी पे फोकस करना चाहूंगा और हेमंत मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। एफआईआईज को कैपिटल गेन्स की चिंता क्यों है इतनी, और इतना ज्यादा क्यों डर रहे हैं सबके सब? देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, जैसा कि अनिल कह रहे थे, अगर ये आ जाता है, इसके डेफिनेशन में कोई भी चेंजेस होते हैं तो फ्लोज के ऊपर फर्क पड़ने वाला है। और अगर आप देखें पिछले 1 साल का फ्लोज को एनालाइज करके तो आप पाएंगे एफआईआईज भारतीय बाजारों से दूर थे, बिकवाली कर रहे थे। मैं देख रहा था कि पिछले 11 महीने में आप देखिए 8 महीने एफआईआईज ने लगातार भारतीय बाजारों में बिकवाली करी है और उससे ज्यादा खरीदारी डीआईआईज ने करी इन 11 महीनों में। लेकिन आप देखिए बाजार 20% डाउन है पिछले बजट से इस बजट तक। तो इसलिए ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है, इसके बारे में सबसे ज्यादा अगर लोग आज चिंतित होंगे तो एफआईआई चिंतित होंगे और देखेंगे वो कि वो क्या आज वित्त मंत्री जी ऐलान करते हैं। आप देखिए पिछले 11 महीनों में मैं देख रहा हूं एफआईआई ने 66,400 करोड़ रुपीस की बिकवाली करी है भारतीय बाजारों में, और उससे ज्यादा 93,350 करोड़ रुपीस की डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी करी है। तो आज ये दोनों ही तबका है जो बजट को काफी क्लोजली ट्रैक कर रहा होगा और देखेगा कि किस तरह से डेफिनेशंस में चेंजेस होते हैं। केवल 2 ही महीने थे 11 महीनों में जहां पर दोनों एफआईआईज और डीआईआईज खरीदारी कर रहे थे, 1 अप्रैल का महीना और 1 जुलाई का महीना। देखना होगा ये फ्लोज अब किस तरह से चेंज होते हैं इस बजट के बाद। क्या एफआईआईज की जो बिकवाली का सिलसिला है वो रुकता है और डीआईआईज क्या और कॉन्फिडेंट होकर खरीदारी करते हैं। तो आज बजट जो है वो एक ट्रेंड डिसाइडर हो सकता है, आगे के फ्लोज किस तरह से आएंगे। देखना होगा कि ट्रेंड क्या वो बदलता है, खासतौर से एफआईआई जो लगातार बिकवाली करते आए हैं पिछले 8 महीनों से, क्या ये बजट उनका भी मूड सुधारेगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन शेयर बाजार के जानकार चिंतित है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर ही, और उनका कहना है कि यहां पर अगर किसी तरह की छेड़छाड़ होती है तो यही सबसे बड़ा सरदर्द रहेगा। उनका मानना है कि अगर ऐसा होता है तो सरकार की कमाई एक पैसे नहीं होगी, लेकिन बाजार में 5 से 10% की गिरावट जरूर आ सकती है।
खाली नुकसान होगा रिटेल का, पैसा एक नहीं बनेगा, टैक्स 1 रुपया नहीं कलेक्ट होगा और बिना बातों मार्केट 5-10% गिर जाएगी, 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। आप 3 साल करें 1 साल करें, ना किसी का माइंडसेट चेंज होगा, ना किसी की इनकम चेंज होगी, कुछ नहीं चेंज होगा एक्सेप्ट that the market would be down and it would just show that we don't know what we are doing. If the government says that effective April 1, any investment made to enjoy long-term capital exemptions must be held for 3 years, I think market will be fine. But if you go back and retrospectively change and say पुराने को भी यही तकलीफ हो जाएगी, then that lead to a lot of selling. इस बजट में सबकी नजर वित्तीय घाटे के नंबर पर है। सरकार भी दुविधा में है कि ग्रोथ देखें या वित्तीय घाटा। वैसे जानकारों की मांग है कि वित्त मंत्री अपनी आमदनी बढ़ाएं, क्योंकि सारे चार्ज का दवा यही है। अगर आप फिस्कल डेफिसिट ज्यादा रखते हैं और खर्चा रेवेन्यू साइड पे कर देते हैं तो आपकी आने वाली जनरेशन उस डेट को चुकाती रहेगी, ब्याज की दरें ऊपर रहेगी, महंगाई ऊपर रहेगी, रेटिंग एजेंसीज भी आपका रेटिंग डाउनग्रेड कर लेगी। और अगर आप फिस्कल डेफिसिट कम करेंगे तो इस वक्त के माहौल में इन्वेस्टमेंट पीछे रहेगा, ग्रोथ कम रहेगी। तो एक कुशल बैलेंस बनाना जरूरी है। कुछ हद तक इस वक्त हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के सामने एक्सपेंडिचर कमिटेड है। उन्हें तकरीबन 1,10,000 करोड़ रुपया 1 रैंक 1 पेंशन और 7th पे कमीशन के लिए देना है। उन्हें कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट में भी जुटाना है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर बैकफुट के ऊपर है। तो उनका फोकस इस वक्त ये खर्चों को कंट्रोल करने की जगह पे किस तरह से रेवेन्यू रेज किया जाए, जिस तरह से लोगों के ऊपर टैक्स बर्डन नहीं बढ़े और फिर भी जितना पैसा निवेश के लिए चाहिए वो मिलता रहे। सो मेरी रिकमेंडेशन एक ये रहेगी कि आपकी जो असेट्स है उसे मोनेटाइज करिए। गवर्नमेंट की स्यूटी में होल्डिंग है तकरीबन 50,000 करोड़ के आसपास, जो 3 लिस्टेड कंपनीज में है, हिंदुस्तान जिंक और बाल्को जैसी कंपनीज में भी है। आप उन असेट्स को मोनेटाइज करके रिसोर्सेज उभारिए। किसी भी हाल में 3.5 मेंटेन करेंगे, क्योंकि स्टेट डेफिसिट बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ 7th पे कमीशन एंड उदय। और जब बॉन्ड मार्केट और करेंसी मार्केट देखते हैं तो वो कॉम्पोजिट डेफिसिट देखते हैं। तो सेंटर के पास कोई स्कोप नहीं, क्योंकि ऑयल का सारा, जैसे समीर ने कहा, पूरा बेनिफिट ऑयल प्राइस के इंक्रीज का उन्होंने अपने पास रख लिया है। तो आई डोंट थिंक दे हैव स्कोप टू इंक्रीज। मेरा जो डर है कि नेक्स्ट ईयर जीडीपी ग्रोथ विल बी लोअर देन दिस ईयर। This year in FY16, India has got a big benefit from oil prices, almost 1 percentage point of growth. Now, if oil prices stabilize at $35 a barrel, you will not get that benefit next year. So, for no other reason, you will get some kind of slowdown next year. So, the challenge here is how do you reduce the fiscal deficit without it really hurting growth? Because if you were to bridge the gap by raising taxes of any kind or cutting expenditures, that is going to be hurting growth, and therefore selling assets becomes important, because that is one way where you can reduce the deficit, but it is not contractionary. ओके, तो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है ये यूनियन बजट जो आज 11 बजे पेश होगा बाजार के लिहाज से, क्योंकि काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको लेकर बाजार खास तौर पे डरा हुआ है। लेकिन ऐसे में मनोज जी से बात हो रही थी हमारी निफ्टी में, उनका मानना था कि खरीदारी करके चलें। मनोज जी हमारे साथ बने हुए। मनोज जी, कोई स्टॉक्स जो आज आपके रडार पे हो ट्रेड के लिहाज से? सर जी हाँ आशीष जी, पहला जो स्टॉक होगा वो इंडियाबुल हाउसिंग का होगा। इसमें अगर डेली चार्ट देखें तो एक रेंज निकल के आ रही है, नीचे में 560, ऊपर में 585 की। कल इसने क्लोज दिया था 580 का। मुझे लगता है आज ही अपर साइड में इसमें ब्रेकआउट आना चाहिए, तो 570 के स्टॉप लॉस से 605 के टारगेट के लिए बाय करें। दूसरा स्टॉक होगा मदरसन सुमी का। इसमें कल एक अपवर्ड रिवर्सल बार बना है, तो 215 के स्टॉप लॉस से 235 के लिए बाय करें। तो इंडियाबुल्स हाउसिंग और मदरसन सुमी दोनों में खरीदारी करने की सलाह, जो लेवल्स मनोज जी सुझा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर। मनोज जी आपका धन्यवाद। वहीं इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर क्या ऐलान हो सकते हैं, इस पर करेंगे बात प्रियंका और लक्ष्मण से इस ब्रेक के बाद।
Exams Developing Agenda, Highway to Growth. इस बजट में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहेगा कि गोइंग फॉरवर्ड हाउ जीएसटी इज गोइंग टू शेप अप, बिकॉज जीएसटी एक ऐसा रोड ब्लॉक है जो मेरे को लगता है जिसकी वजह से हम काफ़ी अपने कॉस्ट या कंप्यूटर्स को जो अपनी बाइक्स हैं वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव दे सकते हैं। तो जीएसटी से मेरे को बहुत उम्मीद है इस सेगमेंट में। हिंदी की आवाज पर आप देख रहे हैं खास पेशकश बजट कैसा रहेगा, यही हम आपको बता रहे हैं और आपको ये भी बताएंगे कौन सी वो बड़ी अनाउंसमेंट्स आएंगी और उस पर बाजार की क्या प्रतिक्रिया होने वाली है। लेकिन आपको, हमको और कॉर्पोरेट्स को बजट में क्या मिलेगा ये जानना बहुत अहम है। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रियंका संभव और लक्ष्मण रॉय, यही बताने के लिए। प्रियंका, आपके पास मैं पहले आऊंगी। आम आदमी यानी कि आपको और मुझे क्या मिल सकता है बजट में? हर्षदा, गुड मॉर्निंग। और मैं दिन की शुरुआत बिल्कुल पॉजिटिव खबर के साथ करने वाली हूं। बढ़ती महंगाई को देखते हुए वित्त मंत्री ये फैसला ले सकते हैं कि जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उसको बढ़ा दिया जाए। अभी 2.5 लाख से लेकर के 5,40,000 की लिमिट है और इसमें हम 40,000 की बढ़ोतरी देख सकते हैं, यानी कि 2.5 लाख की जगह 2,90,000 से लेकर 3 लाख तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जिसमें 10% का टैक्स स्लैब फिट होता है वो बढ़ सकता है। ऊपरी स्लैब्स शायद सेम ही रह सकते हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए भी 40,000 तक की बढ़ोतरी हम इस बजट से उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि वित्त मंत्री ये फैसला लेने वाले हैं। इसके अलावा 80C का जो एग्जेम्पशन 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट पर मिलता है, इसे भी 2 लाख तक किया जा सकता है। 50,000 का इजाफा हो सकता है, इंफ्रा बॉन्ड के जरिए हो सकता है, या फिर किसी तरह के सेविंग इंस्ट्रूमेंट में सेविंग को बढ़ावा देते हुए हो सकता है। तो 80C की लिमिट बढ़ सकती है। और एक अहम चीज, सेक्शन 24B बदल सकता है। होम लोन के ब्याज पर अभी तक 2 लाख की जो टैक्स छूट मिलती है उसको बढ़ाकर 3 लाख किया जा सकता है। तो 3 अच्छी खबरें हैं और इसी पर निगाह टिकी रहेगी टैक्स पेयर्स की और मेरी भी। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट हर्षदा, वो जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है अगर वो बढ़ा दी जाए तो सबका वाकई बहुत फायदा होगा। और इस बार उम्मीदें बहुत ज्यादा है, कई लोग मानते हैं फिंगर्स क्रॉस्ड इस पर कि ये इस बार ही हो जाए, इस बार ही हो जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन कहां पहुंच गया और वो हमारी लिमिट्स आज भी कितनी डेटेड है सब जानते हैं। लेकिन हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय भी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं दिल्ली से। लक्ष्मण, हाय, गुड मॉर्निंग। कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के आसार ज्यादा है, कितनी कटौती हो सकती है? मॉर्निंग। प्रियंका तोलाई कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छी अच्छी खबरें बता रही हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बैलेंस कर दूं कि कॉर्पोरेट के लिए अच्छी भी खबरें आएंगी, थोड़ी सी बुरी खबरें भी आएंगी। अच्छी खबरें ये आएंगी, कॉर्पोरेट टैक्स जो अभी 30% करीब लगता है उसमें करीब 1% की कटौती की जा सकती है और ये घटाकर 29% कर दिया जाएगा। ये पिछले बजट में जो वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि हम 4 साल में कॉर्पोरेट टैक्स को घटा के 25% तक लाएंगे, उसी के तहत पहला कदम होगा। ये तो रही अच्छी बात। बुरी बात यह आएगी कि कॉर्पोरेट को जो अलग अलग रियायतें दी जाती हैं उन रियायतों को घटाने का सिलसिला इस बजट से शुरू होने वाला है। रियायतें किस तरह की पहले किस्त में घटेंगी कि मिसाल के तौर पर जो प्लांट लगाए जाते हैं, मशीनें लगाई जाती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो टैक्स इंसेंटिव दिए जाते हैं वो इंसेंटिव कुछ सेक्टर में धीरे धीरे खत्म किए जाने की संभावना है। ये तो दिक्कत वाली बात जरूर होगी कॉर्पोरेट्स के लिए जो अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, नया निवेश लगाना चाहते हैं। लेकिन शायद एक और सिरदर्द ग्राहकों को, कंज्यूमर्स को रहेगा सर्विस टैक्स बढ़ने का। उसके कितने आसार हैं लक्ष्मण, क्योंकि उस पर काफी चर्चा हुई है? हर्षदा, वैसे ये गलत बात है। आप सारी अच्छी खबरें प्रियंका से ले रही हैं, बुरी खबरें मुझसे सुनना चाहती हैं आप। ये वाकई कंज्यूमर की जेब पर जो है थोड़ा सा उल्टा असर पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी की तरफ सरकार कदम आगे बढ़ाना चाहती है और इसके लिए सबसे पहली बात ये होगी कि एक्साइज ड्यूटी के दायरे में कुछ नए प्रोडक्ट लाए जाएंगे। अभी कम से कम 300 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिस पर एक्साइज ड्यूटी कम लगती है। 12% के स्टैंडर्ड रेट है, वहां पे 6% लगती है। उसमें से कुछ प्रोडक्ट को इसके दायरे में लाया जाएगा और कुछ पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कंज्यूमर के लिए जो रोजमर्रा की चीजें हैं, पास्ता हुआ, बिस्किट हुआ, डिब्बा बंद खाने हुए, इन सारी चीजों पर आइटम पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ सकती है और बजट के बाद ये सब चीजें महंगी हो सकती है। दूसरा है वो है सर्विस टैक्स को लेकर के। सर्विस टैक्स अभी करीब 14.5% लगता है, तो सरकार जीएसटी की तरफ कदम आगे बढ़ाना चाहेगी और सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि कमेटी की सिफारिश 16% की है, तो शायद एक झटके में 16% तक सर्विस टैक्स ना लाया जाए, लेकिन कुछ हद तक बढ़ोतरी की जाएगी और उसके बाद आपके मोबाइल फोन का बिल हो, रेस्टोरेंट में खाना हो, ये सारी चीजें महंगी हो सकती है। ओके, तो कॉर्पोरेट टैक्स में 1% की कटौती एक्सपेक्टेड है और सर्विस टैक्स शायद बढ़ाया जा सकता है, मौजूदा 14.5 से बढ़ाकर 16% किया जा सकता है। लेकिन देखते हैं कि इंडस्ट्री वित्त मंत्री से क्या चाहती है।
IRB presents Developing Agenda, Highway to Growth. इस बजट में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहेगा कि गोइंग फॉरवर्ड हाउ जीएसटी इज गोइंग टू शेप अप, बिकॉज जीएसटी एक ऐसा रोड ब्लॉक है जो मेरे को लगता है जिसकी वजह से हम काफ़ी अपने कॉस्ट या कम्यूटर्स को जो अपनी बाइक्स हैं वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव दे सकते हैं. तो जीएसटी से मेरे को बहुत उम्मीद है इस सेगमेंट में. IRB presents Developing Agenda, Highway to Growth. बजट के अंदर जो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट को कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, स्पेंडिंग को बढ़ाने के लिए, और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है जीडीपी ग्रोथ के लिए, उसके लिए कुछ ना कुछ फायदे आने चाहिए. चलिए यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद स्टार्टअप्स को इस बजट में क्या मिल सकता है जानूंगा अपनी सहयोगी हर्षदा से, और साथ साथ हमारे सहयोगी प्रदीप जुड़ेंगे जो बैंकों को जो बूस्टर देने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठाने वाली है इस बजट में, इस पर हम खास तौर पे चर्चा करेंगे. आवाज देता रहा है बजट से पहले बजट की जानकारी. ये जो सूची के शेयर है इनको बेच के निपटा देना चाहिए. वॉलेटिलिटी के माहौल में मैं सस्ते दाम पर गिरते हुए बाजार में शेयर बेचूं, ये कोई सेंस नहीं है, और इसलिए हमें वैकल्पिक तरीके इस पे अपनाने पड़ेंगे. आवाज बताता रहा है कि क्या कर सकते हैं बजट में वित्त मंत्री. अगर क्षमता होगी तो शायद उसको मैं बढ़ाने की भी कोशिश करूंगा, ताकि रिकैपिटलाइजेशन से भी बैंक्स की एक क्षमता बढ़ती है. आवाज 11 साल से नंबर 1 बजट का पूरा कवरेज देखिए आपकी अपनी भाषा में सरल तरीके से, सिर्फ CNBC आवाज पर. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बड़ा दिन है भारतीय बाजारों के लिए और हम सब के लिए. आज यूनियन बजट 2016 की पेशकश होगी दोपहर 11 बजे, और इस बीच जो हमारे लिए संकेत आ रहे हैं इक्विटी मार्केट्स के लिए, सिंगापुर में जो हमारा निफ्टी ट्रेड करता है 0.5% की कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ. लेकिन आपको याद होगा पिछले पूरे साल एक पॉकेट जो फोकस में थी, हरकत में थी, खबरों में थी, वो थी स्टार्टअप्स की. और इनफैक्ट हर्षदा इस पूरे पैक को बड़ी क्लोजली ट्रैक करती हैं. हर्षदा, हमने स्टार्टअप के लिए वो जो एक्शन प्लान था उसका ऑलरेडी अनाउंसमेंट देखा जनवरी में आता हुआ, तो आज बजट जब पेश होगा तो स्टार्टअप कम्युनिटी की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? इसके अलावा भी कुछ और अनाउंसमेंट्स आने वाले हैं? क्योंकि एक बड़ा एक्शन प्लान इस साल की शुरुआत में ही आ चुका है, अब देखना होगा उसको आगे कैसे बढ़ाएगी सरकार. हालांकि यहां पर कुछ मांगे जरूर हैं इस कम्युनिटी की, खासतौर से टैक्सेशन को लेकर, जहां पर सर्विस टैक्स सबके लिए बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए इनिशियल 3 सालों में जैसे इनकम टैक्स पर इनको छूट मिली है, अनुमान यही है कि इनको सर्विस टैक्स पर भी छूट मिल सकती है, कुछ रियायत मिल सकती है, ताकि वो अपना बिजनेस बढ़ा सके, कारोबार को एक्सपैंड कर सके. इसके अलावा जहां पर कैपिटल गेन्स टैक्स की बात हो, स्टार्टअप्स या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये भरना पड़ता है. लगभग 3 साल के निवेश पर उनको 20% टैक्स भरना पड़ सकता है, और इस बारी यहां पर कुछ रियायत जरूर मिलेगी. पूरी तरह से मुक्ति तो नहीं, लेकिन रिडक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है. ये शायद एक इन टैंडम आ सकता है जैसे इक्विटी मार्केट्स के लिए होता है. साथ ही साथ प्रोमोटर्स या फिर जो कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर्स हैं उनको ईसॉप्स भी मिलेंगे, और वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रहेगा, ताकि कंपनी आसानी से अपने ग्रुप के अंदर ही पैसे रेज कर सके. और आखिर में बात यही होगी कि कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स की इजाजत इन कंपनियों को नहीं है यूज करने की फंड रेज करने के लिए, तो वहां पर भी उम्मीद यही है कि वो कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स की इजाजत मिलेगी ताकि वो आसानी से आगे जाकर फंड्स रेज कर सके. लेकिन देखना यह भी होगा कि अब तक जो पूरा जोश है टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स पर ही है, तो इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स को कितना और बढ़ावा दिया जाएगा उस पर एक बड़ी घोषणा आ सकती है. ओके, लेकिन इस बजट में स्टार्टअप्स के लिए क्या होगा, इस पर आईटी सेक्टर की खास नजर है. नैसकॉम के प्रेसिडेंट आर चंद्रशेखर का कहना है कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है तो एंजल इन्वेस्टर्स पर टैक्स ना लगे. एंजल इन्वेस्टमेंट पे टैक्सेशन नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट. जब उनको फायदा होगा या प्रॉफिट होगा उस टाइम टैक्स करने में कोई हर्ज नहीं है, पर जब इन्वेस्ट कर रहे हैं उस वक्त अगर टैक्स का इम्पैक्ट पड़ेंगे
तो ये एक डिसइंसेंटिव होगा इन्वेस्ट करने में, क्योंकि वैसे ही ये बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट है। और अगर उसके साथ अगर हम ये कहते हैं कि जिस वक्त आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें भी आपको टैक्स लगेगा, चाहे आपको बाद में प्रॉफिट हो या ना हो, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए एक रुकावट जैसे बन जाएगी। तो कारोबार बढ़ाने के लिए एंजल इन्वेस्टर्स को थोड़ी सी छूट दी जाए, उन पर टैक्स का बोझ हटेगा तो यहां पर ज्यादा पैसा आएगा एंजल निवेशकों की ओर से नए बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन सभी की नजरें हैं बैंकों पर, जहां पर एनपीए का एक बहुत बड़ा सिरदर्द सरकारी बैंकों को सता रहा है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर भी इसका ज्यादा दबाव आ चुका है, लेकिन ये बजट शायद बैंक्स को और राहत जरूर देगा। यहां पर बड़े रिकैपिटलाइजेशन की उम्मीद है। किस तरह के आंकड़े रहेंगे प्रदीप, अगर आप हमें समझा सके क्यों अहम है यह रिकैपिटलाइजेशन और कितनी बड़ी राहत फिर मिलेगी पूरे बैंकिंग सिस्टम को? देखिए, इस वीकेंड के दौरान जिन भी बैंकर्स या इकोनॉमिस्ट से मैंने बात की, उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे की एक बात के लिए तारीफ की कि इकोनॉमिक सर्वे ने प्रॉब्लम को किस तरह से समझा है। इकोनॉमिक सर्वे कहता है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है इस समय, यानी बैंकों के पास भी इक्विटी नहीं है और कंपनीज के पास भी इक्विटी नहीं है। तो अब इक्विटी आएगी कहां से? या तो सरकार से या विदेशी निवेशकों से। सरकार ने जो आंकड़ा बताया था अगस्त में, उन्होंने कहा था कि 25,000 करोड़ रुपए 2016 और 25,000 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2017 जिसका बजट आएगा उसमें बैंकों में लगाया जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इस समय बैंक्स का जो वैल्यूएशन है उसको देखते हुए बेहतर होगा कि सरकार यहां पर 35,000 करोड़ कम से कम लगा दे। ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं कि सरकार इस आंकड़े को बढ़ाएगी। इसकी वजह यह भी है कि बैंकों ने सरकार को बताया है कि जो उनका हिस्सा है कैपिटल रेस करने का, वो शायद वो रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत कम वैल्यूएशन है और इस समय वो बाजार में नहीं जाना चाहते बहुत जल्दी में। सरकार बड़ा पैसा लगाएगी, ये पूरी उम्मीद हम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी अहम बात होगी एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या एक बैड बैंक बनाने की, क्योंकि सरकार की ओर से कुछ इक्विटी कंपनीज की तरफ या इन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी आनी चाहिए। अब उसका ढांचा क्या होगा, तरीका क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। वो एआरसी होगी, वो एक इन्वेस्टमेंट बैंक होगा, इस पर थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार है। जो दूसरे रास्ते सुझाए गए हैं और जिन पर अमल हो सकता है, एक विदेशी निवेश बढ़ाने का, जहां पर आप एफआईआई निवेश की सीमा को 49% तक कर सकते हैं सरकारी बैंकों में, और आरबीआई ने सलाह दी है कि आप पी इन्वेस्टर्स को आने दीजिए। ये हालांकि वित्त मंत्रालय हमारी अंतिम जानकारी मिलने तक इस पे बहुत पॉजिटिव नहीं था। वहीं एक बैंक बोर्ड ब्यूरो के तौर पे बड़ा काम कर दिया गया है, लेकिन एक और तरीका हो सकता है पूंजी जुटाने का, बैंक होल्डिंग कंपनी बना के। ये भी आरबीआई की ओर से एक सुझाव दिया गया है और इसकी काफी हद तक उम्मीद की जा रही है कि एक फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का तरीका हो सकता है। सरकार होल्डिंग कंपनी में निवेश करे और होल्डिंग कंपनी बैंक में निवेश करे, दो लेवल पर आप इक्विटी रेस कर पाएंगे। ओके, तो यहां पे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या एक बैड बैंक की शायद एक घोषणा हो सकती है, और बैंक रिकैपिटलाइजेशन पहले FY17 के लिए 25,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा था, उससे अगर बढ़ा दिया जाए, बाजार उम्मीद कर रहा है करीब 35,000 करोड़ रुपए की। तो इस आंकड़े को आप फोकस में रखें, ध्यान पे रखें, सरकारी बैंक के लिए आज से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन प्रदीप, क्या बाजार इसी पर फोकस करने वाला है, रिकैपिटलाइजेशन के नंबर्स पे, या फिर फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और शायद उस आंकड़े के बाद ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिएक्शन बैंक स्टॉक्स पे देखने को मिले? बिल्कुल, क्योंकि बैंकों को जिस तरह के राइट ऑफ्स अभी किए हैं और आगे और करने पड़ सकते हैं, उसके लिए बैंक को पूंजी चाहिए और उसके लिए बैंकों को ट्रेजरी प्रॉफिट भी कमाना जरूरी होगा। सरकार जो पैसे लगा रही है वो बहुत ज्यादा नहीं है। ट्रेजरी प्रॉफिट तब आएंगे जब बॉन्ड यील्ड घटेगी। इन दिनों बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं और हिस्टोरिकली मुझे याद नहीं आता कि ऐसा कब हमने देखा था कि 125 बेसिस पॉइंट रेट कट के बाद बॉन्ड यील्ड सरकारी बॉन्ड पर भी, प्राइवेट सेक्टर के बॉन्ड्स पर भी 3 महीने से लेकर 10 साल तक सारे आप आंकड़े देखिए, पिछले साल, एक साल पहले जब रेट कट शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक में बढ़ी हैं, ना कि घटी हैं। तो 3.5% फिस्कल डेफिसिट अगर आया और बॉन्ड मार्केट को राहत मिली तब तो ठीक है। 3.7 या इससे ऊपर का कोई भी आंकड़ा बहुत ही मेजर नेगेटिव होगा। और दूसरी बात भी बाजार देखेगा कि आप जो फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा देख रहे हैं वो कितना रिलायबल है, और इसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट खासतौर पे देखे जाएंगे, क्योंकि वहां परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया है और ना ही उम्मीद है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट घटा के 40,000 करोड़ के आसपास रखा जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। इससे ऊपर का कोई भी आंकड़ा आएगा तो बाजार उस पर भरोसा नहीं करेगा और उसको डेफिसिट में जोड़कर देखेगा कि ये एक्स्ट्रा डेफिसिट है जो आने वाला है। तो डिसइन्वेस्टमेंट की जगह अगर आप टेलीकॉम स्पेक्ट्रम या सूटी के शेयर बेचकर पैसे जुटाने की बात करें तो बाजार उस पर ज्यादा भरोसा करेगा।
चलिए, तो काफी ज्यादा चीजें हैं जिस पर बाजार की नजरें रहेंगी, लेकिन जैसे प्रदीप ने कहा फिस्कल डेफिसिट का नंबर 3.5% पर रखना वो काफी अहम है और वो एक ड्राइवर रहेगा सेंटिमेंट के लिहाज से। लेकिन जैसे प्रदीप ये भी बता रहे थे कि एनपीएस की समस्या से निपटने के लिए बैड बैंक बनाया जा सकता है। इंडस्ट्री और सेक्टर के जानकार भी सरकार की इस योजना का समर्थन कर रहे हैं। बैड बैंक का जो एसेट रहेगा वो टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट देखेंगे और उसमें से अगर कोई प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट शेयरिंग में ओरिजिनल बैंक जहां से एनपीए आपने उसको निकाला है उसको भी थोड़ा मिलना चाहिए। पहली बार हम कह रहे हैं हमारे इतिहास में, जो अभी 2008 साल में सिटी बैंक ने भी एक सब्सिडी की थी, तो ऐसा ये इट इज ट्रू दैट पोटेंशियली मॉडल हो सकता है, लेकिन अगर पहले भी हम अगर इसका प्रयोग नहीं करें, एक्सपेरिमेंट नहीं करें तो हमें तो वी विल नेवर मूव फॉरवर्ड। जब तक कि इलेक्टोरल फंडिंग नहीं होगा, हम लोग का 8 से 12 साल का बैंकिंग साइकिल है। हम इस पर हम पीएचडी लिखें तो ये मैं जानता हूं कि हर 8 से 12 साल में बैंक्स जो है इसमें फंसते हैं। और अभी 10 साल बाद कि हम लोग का इलेक्टोरल फंडिंग नहीं होगा, स्टेट ओन्ड बैंक्स रहेंगे और उनके ऊपर फिर इस किस्म का रन होगा। जब तक कि हम लोग इलेक्टोरल फंडिंग नहीं बदलेंगे तब तक स्टेट से बाहर बैंक्स नहीं होंगे, और जब तक बैंक्स नहीं होंगे कैसे हम लोग इलेक्शन कैसे फाइट करेंगे, इसका कोई आंसर आदमी नहीं देता। पैसा चाहिए आजकल इलेक्शन फाइट करने के। ओके, तो बैंक्स के लिहाज से भी ये बजट बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो रिकैपिटलाइजेशन का नंबर क्या होगा, कितनी सरकार बढ़ाती है, जो पहले घोषणा करी थी, उसके बाद अमाउंट, बैड बैंक की कोई घोषणा होती है यानी कि कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की, और डिसइन्वेस्टमेंट का आंकड़ा या फिर वो मैथ जो होती है फिस्कल डेफिसिट की कितनी क्रेडिबल होगी, इस पर बाजार खासतौर पर फोकस करेगा। लेकिन हम सब के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये सब तो चलिए मोटा मोटी बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो उस पर फोकस करने वाली बात थी, लेकिन बजट के दिन ब्रोकर्स क्या मानते हैं, कौन से स्टॉक्स बड़े अट्रैक्टिव हैं इन लेवल्स के आसपास है जहां पे खरीदारी करने की रिकमेंडेशंस आ रही हैं। मेरे सहयोगी डिम्पी बहुत देर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डिम्पी, हाय, गुड मॉर्निंग। सॉरी इतनी देर आपको वेट कराने के लिए, लेकिन बताएं ब्रोकर्स क्या कहते हैं। ब्रोकर्स की जो रिकमेंडेशन है वो अलग अलग स्टॉक्स पे है। जैसे आप प्रभुदास लीलाधर की जो रिकमेंडेशन है वो एचडीएफसी बैंक पे है। वो कह रहे हैं यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं, करीब 1300 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा। इनकी लोन सेगमेंट की ग्रोथ ठीक ठाक है, करीब 26% के, और रिटेल सेगमेंट भी इसमें काफी बेहतर है। इसके अलावा सद्भाव इंजीनियरिंग को भी उनकी रिडार में उन्होंने रखा है और इस बजट के हिसाब से रखा है, 340 तक का टारगेट है। उनका कहना है कि टोल इनका बढ़ेगा आगे चल के, क्योंकि रोड ट्रैफिक जो है काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा एसएमसी की भी हमने रिकमेंडेशन पूछी कि आप कौन से स्टॉक्स दे रहे हैं, तो उनका कहना था कि भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इस पे आप नजर रख सकते हैं, 1450 तक का टारगेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और मेक इन इंडिया और डिफेंस पे इस बार सरकार का बजट काफी रहने वाला है और इस बार हो सकता है इसका अच्छा बेनिफिट मिले। एनएचपीसी को लेकर भी रिकमेंडेशन एसएमसी की काफी बुलिश है। वो 25 रुपए तक का टारगेट देखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पावर सेक्टर में अगर रिवाइवल होगा तो हाइड्रो पावर पे इस बार सरकार काफी फोकस करने वाली है और पावर रिफॉर्म्स का पूरा बेनिफिट इसके अकाउंट्स में आ सकता है। इसके अलावा एचएसबीसी की भी हमने रिकमेंडेशन जानी। एचएसबीसी कह रहे हैं कि अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ बेयर कॉर्प साइंसेज को खरीद लीजिए, क्योंकि पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी है, इसका काफी अच्छे प्रोडक्ट है। और इसके अलावा इसमें एक्साइज ड्यूटी कट इस बार आ सकता है, ताकि बड़ा बेनिफिशियरी होगा। करीब 4300 तक का टारगेट इस पे दे रहे हैं। इसके अलावा एचयूएल को भी खरीदने की रिकमेंडेशन उनकी तरफ से है। उनका मानना है कि इस बार मानसून पिछली बार के मुकाबले थोड़ा बेहतर रहने वाला है और सरकार का भी इस बार ग्रामीण भारत पे ज्यादा फोकस्ड होगा बजट में, इसलिए करीब 950 के टारगेट के लिए एचयूएल खरीदें। एडलवाइस की रिकमेंडेशन भी है। उनका कहना है कि आप जैन इरिगेशन को खरीद सकते हैं, करीब 100 रुपए तक के टारगेट के लिए। ड्रिप इरिगेशन का बड़ा बेनिफिट होगा इसको, और साथ ही कई सूखा प्रभावित जो राज्य है वो अपने आप में निजी तौर पर फैसला ले रहे हैं कि उनके यहाँ पे खेती जो ड्रिप इरिगेशन से होगी, इसका बड़ा बेनिफिशियरी है। आरती इंडस्ट्रीज भी लिस्ट में ही है एडलवाइस की। उनका कहना है कि 613 के टारगेट के लिए खरीदें। फार्मा केमिकल्स की बनाने वाली कंपनी, इस बार ड्यूटी में अगर कोई भी बदलाव होगा तो शायद इनके फेवर में ही बदलाव हो सकता है। आरती इंडस्ट्रीज को लेकर रिकमेंडेशन है। एमके की भी रिकमेंडेशन हमने पूछी। उनका कहना है कि केएनआर कंस्ट्रक्शन को आप खरीद सकते हैं, जहां पे करीब 720 तक का टारगेट आपको मिलेगा। नए राज्यों में जो इंफ्रा एक्टिविटीज बढ़ रही है, खासकर तेलंगाना में, वहां पे इसको बड़ा बेनिफिशियरी है। और इसके अलावा जो इंफ्रा पे इस बार सरकार का बजट फोकस रहने वाला है, उसका बेनिफिट भी केएनआर के अकाउंट पे आ सकता है। जियोजीत पीएनबी परिवार की भी हमने रिकमेंडेशन पूछी, तो उनका कहना है कि 990 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। एनबीसीसी, स्मार्ट सिटीज की कल्पना बिना एनबीसीसी की नहीं जा सकती है, एनबीसीसी बड़ा बेनिफिशियरी इसका होगा। और पिछले 5 साल में अगर आप इसका ग्रोथ रेट देखेंगे वो करीब 18% का, जो कि इस तरह के चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में काफी बेहतर है।
तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं जिनमें आप के लिए ट्रेडिंग पोजीशंस दिखाई दे रही हैं और ज्यादातर खरीदारी की ही राय आती हुई यहां पर देखने को मिली है ब्रोकरेजेस की ओर से। लेकिन आज आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी से क्या संकेत इस समय मिल रहे हैं। यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है, आधे % से ज्यादा का नुकसान है। तो हम आपको बताएंगे कि बजट के दिन आज भले ही एसजीएक्स निफ्टी से अभी क्यों थोड़ा सा नरमी का है, लेकिन बजट के दिन बाजार कैसा प्रदर्शन दिखाता है ये हम जानेंगे डिम्पी से। और पूजा ये भी बताएंगी हमें कि पिछले बजट से अब तक बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा है, ये सब इसके बाद। इस बार बजट पर कैसा होगा जनता का रिएक्शन और साथ ही सबसे बड़े एक्सपर्ट्स का बजट पर सटीक विश्लेषण। देखिए बजट 2016 29 फरवरी को दिन भर सिर्फ CNBC आवाज पर। IRB presents Developing Agenda, Highway to Growth. काफी सारी नई पॉलिसी फ्रेमवर्क्स आएंगे, इंटरेस्ट रेट्स भी कम होने चाहिए और आगे आने के बाद आप देखेंगे कि जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए गवर्नमेंट ने फेम पॉलिसी को लॉन्च किया है, तो आने वाले सालों में बहुत बड़े रूप में आगे बढ़ेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है कमजोरी के साथ आधे % के दबाव के साथ कामकाज करता हुआ, लेकिन एशियन मार्केट्स के अब हालात कुछ खस्ता होते हुए आपको नजर आएंगे। शांघाई 4% से ज्यादा की नरमी के साथ इस समय कामकाज करता हुआ, लेकिन पिछले कुछ सालों में बजट के दिन बाजार यानी कि भारतीय बाजारों का प्रदर्शन कैसा रहा है, बताने के लिए मेरे सहयोगी डिम्पी हमारे साथ बने हुए। डिम्पी बताएं पिछले कुछ सालों से बजट में इंडियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ताकि हम कुछ भापने की कोशिश करें आज किस तरह का मूव एक्सपेक्टेड हो सकता है। कह सकते हैं कि थोड़ा नॉन इवेंट रहा है, क्योंकि हमने फरवरी 2009 से देखा है कि आप बजट अब तक के यानी कि 2015 तक के बजट में एक बजट वाले दिन एक्चुअली किस तरह से मार्केट ट्रेड करता है। अगर आप फरवरी 2009 का ही बजट सिर्फ देख ले, वहां पे 3.5% का एक सर्ज आते हुए देखा था। उसका रिवॉर्टेन अकाउंट भी था जब 5%, उसमें भी एक मूव देखने को मिला। लेकिन उसके बाद से अगर आप फरवरी 2010 के बाद से बजट देखेंगे तो कोई भी बजट ऐसा नहीं था जिसने कि बाजार को 1 से 1.5% से कहीं बहुत ज्यादा गिरावट या फिर बढ़त दी हो। तो कुल मिला के बजट वाले दिन वॉलेटिलिटी तो रहती है, लेकिन अगर आप क्लोजिंग बेसिस पर देखेंगे तो आपको पूरे दिन भर का बाजार उतार चढ़ाव के बाद सिर्फ 1 से 1.25% तक ही आता हुआ रुकेगा। ये आप फरवरी 2010 से लेकर फरवरी 2015 तक के बजट्स में आंकड़ों के तौर पर देख पा रहे हैं। तो वॉलेटिलिटी रहती है, लेकिन अंत में एकदम नॉन इवेंट निकल कर आता है। आज देखेंगे क्या वह वाकई में होगा, क्योंकि शुरुआत कुछ कमजोर होगी अंतर्राष्ट्रीय क्यूज को देखकर, एशिया में जिस तरह से दबाव बन रहा है। लेकिन बजट के ऐलानों से जब हम देख रहे हैं बाजार का सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। अब तक बजट तक किस तरह का प्रदर्शन रहा है पिछले 1 साल में, पूजा अगर ये आप समझा सके, क्योंकि आप देखिए काफी ज्यादा अनाउंसमेंट्स हुई है, काफी वॉलेटिलिटी हुई है, एंड ऑफ द डे क्या परफॉर्मेंस रहा है मार्केट का? जी, अगर पिछले बजट से इस बजट अगर कंपेयर करें तो सभी अंडर परफॉर्मर ही थे, जितने भी सेक्टर थे। एक भी गेनर हमारी लिस्ट में नहीं है और सबसे ज्यादा दबाव जो था वो मेटल इंडेक्स पे देखने को मिला है। 37% की गिरावट इस इंडेक्स पे हुई है, क्योंकि जो भी ग्लोबल कंसर्न्स थे और चाइना का जो इम्पैक्ट था वो तमाम मेटल कंपनीज में था। इस वजह से इस सेक्टर में काफी ज्यादा दबाव देखने को मिला। जो दूसरा बड़ा अंडर परफॉर्मर था वो था बैंक निफ्टी। हमने देखा कि इस बार तमाम बैंकों की जो एनपीए की समस्या थी वो काफी बढ़ रही थी, अर्निंग्स भी कमजोर थे, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में काफी कमजोरी देखने को मिली है और 30% की गिरावट इस सेक्टर में देखने को मिली। इसके अलावा इंफ्रा में भी काफी ज्यादा दबाव देखने को मिला। तो दबाव वाला साल ही रहा है ये पिछला साल। बजट तक तो हमने यही मूड देखा, लेकिन CNBC आवाज पर आम बजट जो आज पेश होने वाला है, इस पर लगातार कवरेज हमारी जारी है सुबह से। और आज हमने सुबह मॉर्निंग वॉकर से भी बात की और ये समझने की कोशिश की कि वो क्या चाहते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली से। सबकी नजरें वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट पर टिकी हैं और हम आ गए हैं दिल्ली के डियर्स पार्क में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं मॉर्निंग वॉकर्स जो खुद को फिट और हेल्दी बनाए रखने के लिए रोजाना इस पार्क में एक्सरसाइज और वॉक करते हैं। लेकिन देश की इकोनॉमी को किस तरह से हेल्दी और फिट बनाया जाए और इनकी बजट से क्या उम्मीदें हैं, इस पर बात करने के लिए सीधा चलते हैं मॉर्निंग वॉकर्स के पास। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? We want that social schemes like medical, health and education should be more. वो आपको मतलब है कि
अपने हेल्थ के लिए जो सोशल वेलफेयर होता है गवर्नमेंट की ड्यूटी है वो देना चाहिए, और प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होना चाहिए। कोई भी यहाँ पे टैक्स देने को मना नहीं करता। हम ये नहीं कहते कि टैक्स कम करो, टैक्स लो, लेकिन फैसिलिटीज को आप प्रोवाइड करो एट द एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट। मैम, आप क्या चाहती हैं बजट से? हम चाहते हैं कि खाने की चीजें सबको खाना मिले। लाइक जो महंगाई है इतनी बढ़ती जा रही है कि एक आदमी 2 टाइम नहीं खाता, एक ही टाइम खाता है। अब सर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है बजट से? मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो सब्सिडीज जिन लोगों के लिए होनी चाहिए उनको नहीं मिलती है। गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, और जो वेल टू डू लोग हैं, जो अमीर आदमी है, वो पूरे के पूरे पैसे को हजम किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल आपकी बैड लोन्स हैं, लाखों करोड़ों रुपए हमारे किनके पास हैं? द पीपल हु आर वेरी रिच इन द कंट्री। अगर ये पैसा वापस आ जाए और गरीब आदमी को उसकी सब्सिडी मिल जाए तो इंडिया कैन बी अ ग्रेट कंट्री। सर, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली से? आप मुझे बताइए, एक आदमी जो पेंशन लेता है वो क्या इनकम है? क्या वो सैलरी है? उस पर क्यों टैक्स लगाया जाए? एवरी पेंशनर शुड नॉट गिव एनी इनकम टैक्स। हाँ, मैं एक बात जरूर जेटली साहब को कहूंगा, अगर उसकी कोई एक्स्ट्रा इनकम है उस पर टैक्स लगाओ। वाई ऑन पेंशन? पेंशन के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। मैं एक शेर अर्ज कर रहा हूं कि जाहिल है वो शख्स अहले सियासत की नजर में, वादा जिन्हें करके मुकरना नहीं आता। तो जितने भी पॉलिटिशियन है, वेदर इट इज जेटली और हिज प्रीवियस counterparts and all that, they were all promises and nothingness at that time. बहुत बड़ी बात इन्होंने शेर के जरिए रखी कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं या फिर जो नेता है वो सिर्फ वादे ना करें, उन्हें पूरा करके भी दिखाएं। चलिए, बहुत सारी उम्मीदें हैं हम सभी की इस बहुत इंपॉर्टेंट बजट है, इसलिए हर्षद हम कह रहे हैं नाउ और नेवर। जी, मेक और ब्रेक है इस बारी सरकार के लिए। पूरा ट्रस्ट देना होगा, रिफॉर्म्स को बढ़ाना, और साथ ही साथ ये भी देखना है कि आम जनता की जेब जो है वो कैसी भरी रहे, ताकि हम भी कंजम्पशन पैटर्न्स को जारी रखें। लेकिन चलिए, अभी के लिए इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी CNBC आवाज पर सबसे बड़ी बजट कवरेज चलती रहेगी, और सीधे चलेंगे मोतीलाल ओसवाल के मुंबई हेडक्वार्टर्स, जहां पे अनिल और हेमंत बने हुए हैं। द सोसाइटी। सर, आप